अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ अक्टूबर नवंबर 2022 का पेपर 43। अच्छा, इस पेपर के अंदर एक से दो क्वेश्चंस वाकई में ऐसे हैं जो कि काफी टेक्निकल हैं, और एक क्वेश्चन इस तरह का आ गया जो कि जेन्युइनली फिजिक्स वाले बच्चों के लिए ही है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूरे फोर्स इन इक्विलिब्रियम, जितना भी मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया, कहीं पे भी ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं करा? क्योंकि मैं चाहता था कि भाई जब बच्चे पेपर कर रहे हो तो खुद से सोचें भी। तो उस क्वेश्चन पे भी मैं आऊंगा और मैं वो कोशिश करके आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा ताकि थोड़ा दिमाग खुले। चलें, अब फिलहाल आए थे भाई इस पेपर पे। पहला सवाल, पार्टिकल P is projected vertically upward with speed u from a point on the ground. P reaches its greatest height after 3 seconds. भाई ग्रेटेस्ट हाइट पे जा रहे हैं 3 सेकंड बाद। ओके, फाइंड यू। भाई ग्रेटेस्ट हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। एक्सलेशन क्या है भाई? -10। तो आप कह दो यार v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सही है। इन्होंने कहा इनिशियल वेलोसिटी बताओ। ग्रेटेस्ट हाइट पे जीरो, u a की जगह -10 और t की जगह 3। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी? 30 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब उसके बाद फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ p अबव द ग्राउंड। भाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s। भाई ग्रेटेस्ट हाइट पे वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, एक्सलेशन बेटा -10 है और s। तो बेटा h मैक्स आपके पास क्या आ जाएगा भाई? 30 का स्क्वायर अपॉन 20, तो 45 मीटर आ गया। कोई मसला ही नहीं है भाई यहाँ तक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, a box of mass 5 kg is pulled at a constant speed of 1.8 meter per second for 15 seconds up a rough plane inclined at an angle of 20 to the horizontal. ठीक है भाई, आपने फौरन से डायग्राम बनाया। The box moves along the line of greatest slope against a frictional force of 40 न्यूटन। भाई अब द प्लेन जा रहे हैं, फ्रिक्शन कितनी है? 40 न्यूटन की है। The pulling force of the box is parallel to the line of greatest slope। ठीक है भाई, पुलिंग फोर्स इस तरफ है। फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉक्स। अरे यार, अगर मुझे चाहिए चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है, सबसे पहले हमें ये चीज देखनी होगी कि भाई इसने डिस्टेंस कितना कवर करा है। देखो पहली बात, ये कांस्टेंट स्पीड है और टाइम है, तो हमें पता है बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट है ना बेटा स्पीड। फिर बेटा आप लोगों ने फौरन से क्या कह देना है यार? 1.8 इंटू 15 इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो भाई इसका डिस्टेंस कितना आ गया है? 27 मीटर। पूरा डिस्टेंस आ गया भाई 27 मीटर। अब इन्होंने कहा चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। भाई अगर 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल है तो इसका हाइट क्या होगी बेटा? 27 sin 20। तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। फिर फाइंड द वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स। अब बेटा वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स चाहिए। आप फौरन से वही मेरी जो एक मासूम सी इक्वेशन जो कि हर जगह पे यूज होती है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इनटू एस। चेंज इन काइनेटिक क्या होगी बेटा? जीरो, क्योंकि इसकी तो कांस्टेंट स्पीड है। हाँ, लेकिन चेंज इन हाइट बड़ी है ना, तो हो जाएगी क्या? एम जी एच, जो कि हमारी पहले कितनी आई थी? 462। सही है। अब बेटा वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स चाहिए था। अब बेटा फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस, 40 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स थी और डिस्टेंस कितना था? 27 मीटर था। तो हमारे पास बेटा वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स आ गई। ये आसान है। अब ये एक सवाल है जो कि बेटा मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा था। जेन्युइनली अच्छा सवाल है ये। अब बेटा इस सवाल पे आते हैं हम लोग। गाइस लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। इन्होंने क्या कह दिया? A ring of mass 4 kg is threaded on a smooth circular rigid wire with center C। ठीक है भाई। The wire is fixed in a vertical plane and the ring is kept at rest by a light inextensible string connected to A। अब बेटा आपने जो है ना इस रिंग को रेस्ट पे रखा हुआ है इस थ्रेड के थ्रू, और ये थ्रेड बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे कनेक्टेड है। सही है। अब मैं एक बात कर रहा हूं, जरा इसको आप लोग बहुत गौर से सुनना। इफ आई कंसिडर फोर्सेस एट द रिंग, फोर्सेस एट रिंग,
अब बेटा रिंग की फोर्सेस क्या है हमारी? पहले इसका बेटा वेट होगा नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि हो गया 40 न्यूटन। ठीक है। अच्छा बेटा, रिंग कनेक्टेड है इस वायर से, तो बेटा इस वायर की टेंशन को मैंने नाम दे दिया टी का। कोई किसी को परेशानी यहां तक नहीं होगी। फिर इसके बाद अगर मैं बेटा यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं सेंटर पे, तो मेरा बच्चा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा गाइस, लिसन, 25 डिग्री होगा। किसी भी बच्चे को कोई मसला है, प्लीज मुझे बता दो बेटा। चलो परफेक्ट। अब बेटा मैं अब आप लोगों से एक और बात कर रहा हूँ भाई, जब हम लोग यहाँ तक आ गए, हमें यहाँ पे कोई इशू नहीं चल रहा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम कह देंगे कि भाई देखो, इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि बेटा आप लोगों को इतना पता है कि अगर ये 25 है, तो यहां पे अगर मैं बेटा एक अदद हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर बनाऊं, तो बेटा उसका एंगल क्या होगा, है बेटा 65 डिग्री हो जाएगा। सही है मेरा बच्चा? यार मैं असल में इसको हॉरिजॉन्टल में गलत कह रहा हूँ, मैं इसको इस तरह से कहना चाह रहा हूँ बेसिकली। थोड़ी सफाई का वो है गेम इसमें जो है ना, ये इस तरह से मैं कह रहा हूँ। सही है बेटा? क्योंकि देखो अगर ये बेटा 90 है, तो ये वाला एंगल गाइस क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, है ना बेटा? प्लीज एक्नॉलेज। तो मैंने कह दिया ये एंगल है हमारा 65 डिग्री। चलो परफेक्ट हो गई बातें हमारी। अब क्योंकि हम देखो ना ये कह रहे हैं, सॉरी, ये चीज 90 पे है। अब यार कुछ चीजें जरा आप लोग समझो। बेटा अगर मैं इसके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करूं, कंपोनेंट्स को, तो हमारे पास बेटा यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा सीधा सीधा क्या, टी कॉस 65। और बेटा वर्टिकली अपवर्ड, ये क्या आएगा हमारा, टी साइन 65। किसी भी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा। चलो अब जब ये बात हो गई, मैं थोड़ी सी और बातें आप लोगों के साथ करता हूँ। यार कलर दूसरा यूज करता हूँ मैं। अच्छा बेटा, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ये इस वायर थ्रेड पे है ना ये, है ना, मैं अगर विद रिस्पेक्ट टू थ्रेड देखूं, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस तरफ होगा। मानते हो ये बात? अब मेरे लिए बेटा कुछ इश्यूज आना शुरू हुए। गाइस अगर ये 25 है, ये 25 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये वाला एंगल हो गया 150। सही है। अच्छा अब बेटा कुछ चीजें और जरा देखें आप लोग। बेटा ये जितना एंगल होगा, सही है, बेटा ये 150 नहीं होगा, ये बल्कि 130 होगा। सॉरी, ये बेटा 130 होगा एंगल। सही है। तो बेटा ये वाला एंगल क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। अगर ये 50 है, तो बेटा नेचुरली ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा गाइस, 50 आ जाएगा। हाँ बेटा सही है, थैंक यू, आपने 130 बता दिया। अब मेरी एक बात सुनो बेटा, ये जो रेड वाला, ये ग्रीन वाली जो फोर्स है, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इस ग्रीन आर के, आर के कंपोनेंट्स बनेंगे एक नीचे की तरफ, और ये कंपोनेंट कितना बनेगा बेटा, आर कॉस 50, और एक इस तरफ बनेगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, आर साइन 50। किसी भी बच्चे को कोई मसला है, देखो मैंने पहले क्या करा, सारी फोर्सेस को लोकेट करके दिखा दिया, बेटा है इसमें ज्यादा कंपोनेंट्स है।
अब मैं एक बात कह रहा हूं बेटा, ये हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, सही है। तो हम लोग फौरन से क्या कह देंगे भाई, बेटा सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑफ द प्लेन। सर टी की रेजोल्यूशन समझ नहीं आई, चलो मैं अभी बता देता हूँ बेटा, रुक जाए बेटा, मैं अभी बताता हूँ, डोंट वरी। बेटा मैं क्या इसे ये बात कह सकता हूँ, प्लीज जरा गौर से सोच समझ के मैं जवाब देना। बेटा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या हो जाएंगी, टी कॉस 65, इक्विलिब्रियम में वैसे तो ये भाई इक्विलिब्रियम में तो सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गई जीरो, सही है। तो हम लोग क्या कह देंगे, टी कॉस 65 इज इक्वल टू आर 40 साइन 50। मैं क्योंकि बेटा बात पता है क्या है, मैं इस 40 न्यूटन को भी फोर्सेस बनाता हूँ। ये जो हमारा बेटा ये बना हुआ है ना, इसका वेट का, वेट का भी तो कंपोनेंट आप बनाओगे। तो बेटा 40 साइन 50, सही है, 72.5। अच्छा जी, टी आ गया हमारे पास। इन्होंने क्या बोला है कि आर भी बताओ, नॉर्मल रिएक्शन। अब बेटा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जरा गौर से सुनना, आर मुझे चाहिए। एक बात बताओ बेटा, आर के कंपोनेंट क्या है। बेटा एक तो हो गया हमारा टी साइन 65, सही है। एक आ रहा है नीचे हमारा सीधा सीधा 40, और फिर एक और हमारी जो चीज आ रही है वो है आर कॉस 50। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं भाई, 40 सम ऑफ ऑल वर्टिकल भी इक्वल टू जीरो है। तो हम लोग क्या कह देंगे बेटा, 40 प्लस आर कॉस 50 इज इक्वल टू टी साइन 65। बेटा टी हमारा क्या निकला है मेरा बच्चा, गाइस टी क्या निकला है, 72.5, 50, आर आ जाएगा 40 न्यूटन। किसी भी बच्चे को कोई मसला हो बेटा, वो 39.993 है, इट्स द सेम थिंग। अब इस सवाल में बेटा हुआ ये कि बड़ा ही कोई तमीज से आपको बैठ के करना है इस सवाल को। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ये वाला सवाल बेटा आप लोगों को दोबारा से करके दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का दिमाग खुले। कोई परेशानी की बात नहीं है, हम ये सवाल दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, एक और तरीका है कि आप किसी एक पॉइंट पे सारी फोर्सेस को रिजॉल्व करो, सही है, बड़ी क्लियर बात। तो यार अगर मैं देखो रिंग पे फोर्सेस देख रहा हूँ, रिंग का अपना वेट तो है हमारा सीधा सीधा बेटा 40 न्यूटन, इसका वेट है 40 न्यूटन, ठीक है। अच्छा टेंशन रिंग में इस तरफ है भाई टी, टी की भाई टेंशन है। और फिर फ्रॉम द सेंटर रिंग टू द सेंटर ये एंगल हो गया हमारा 25 डिग्री। अब मैं कर क्या रहा हूं, मेरी बातें अब आप लोग जरा सुने। मैं कह रहा हूं कि यार लेट्स ड्रॉ अ टेंजेंट एट द रिंग। रिंग पे जो है ना टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये मैंने बना दी भाई रिंग पे एक अदद हमारी कहानी टेंजेंट की। अब मैं सारी फोर्सेस जो देखूंगा ना अपनी, वो इस टेंजेंट के एतबार से देखूंगा, इस एक पर्टिकुलर टेंजेंट के एतबार से। क्लियर है बात, चले ये बात अब बच्चों को समझ आती है कि यार अब हमने सारी फोर्सेस देखनी है इस एक टेंजेंट के एतबार से, रेड कलर की लाइन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, थोड़ा सा सोच के, ये है और ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री है, ठीक है मेरा बच्चा, ये 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या हो गया, 65 हो गया, ये वाला एंगल हो गया हमारा 65 डिग्री। क्लियर है। अब अगर मैं इधर देखूं,
भाई 65 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन में अगर देखूं तो मैं इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, कितनी फोर्स है, परपेंडिकुलर टू दिस रेड लाइन ना, ये कितनी है बेटा, टी साइन 65, ठीक है। और मैं ऊपर की तरफ बेटा खींच रहा हूं टेंजेंट के, और ये कितना है बेटा, टी कॉस 65। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा। अब मैं जो हमारा वेट है ना बेटा, ये वेट, इसके भी कंपोनेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन ही देखूंगा। यार अगर मैं इसके कंपोनेंट्स को देखूं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो मसला ये मेरे पास एंगल नहीं है। अब मैं एंगल कैसे निकालूं, सवाल। बच्चे कहते हैं यार सर अगर एंगल निकालना है तो हम लोग एक काम करते हैं सर, देखें ये 25 है और ये हमारा क्या हो जाएगा 130, ठीक है। सर ये हो गया हमारा 130, सही है। तो सर हमारा ये वाला एंगल हो गया 50। अरे यार अगर ये 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा, सही है। अच्छा और हमें पता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन तो एक्ट इस तरफ करना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। भाई हम लोग विद रिस्पेक्ट टू दिस रेड लाइन जो टेंजेंट है उस पर देख रहे हैं, तो रिएक्शन तो यहाँ पे होगा। तो मुझे इतना समझ आ गया कि यार अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। मैंने कह दिया भाई ये वाला एंगल भी कितना है हमारा, 50 है। तो ये वाला एंगल नेचुरली क्या हो गया, 40 हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो अब मैं क्या हरकत करूंगा, मैं 40 न्यूटन वाली फोर्स के कंपोनेंट बनाऊंगा। 40 न्यूटन वाली फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, और ये कितना होगा बेटा, 40 कॉस 40। और एक कंपोनेंट बेटा इस तरफ आएगा, और ये क्या होगा, 40 साइन 40। कोई मसला नहीं है। अब बेटा ये आपने कंपोनेंट जैसे ही बनाया, अब मैं देखता हूं, कंसिडर द फोर्सेस with respect to tangent at R। सही है भाई, इक्विलिब्रियम में है ना। तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट आर अगर मैं देखूं, टेंजेंट के एतबार से, टेंजेंट के एतबार से जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं या पैरेलल टू द प्लेन, फोर्सेस पैरेलल टू टेंजेंट should be equal to zero, sum of forces। सही है। तो भाई पैरेलल टू द प्लेन क्या क्या है, एक है नीचे 40 cos 40, ऊपर क्या है t cos 65। यस और नो, है बेटा, क्लियर है। तो मैंने क्या कह दिया भाई, t cos 65 इज इक्वल टू 40 cos 40। बेटा t इज इक्वल टू 40 cos 40 अपॉन cos 65। तो t आ गया हमारे पास क्या, 72.5। चलो गुड। अब मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ फोर्सेस perpendicular टू द टेंजेंट, sum of forces perpendicular to tangent should be equal to zero। अच्छा जी, अब बेटा perpendicular to the tangent, ये रहा हमारा टेंजेंट, perpendicular to the tangent एक इस तरफ फोर्स लग रही है जस्ट t sin 65, एक इस तरफ फोर्स लग रही है r, और एक वेट का भी तो कंपोनेंट है 40 sin 40, है कि नहीं बेटा। तो मैं इसे क्या कह दूंगा, r प्लस 40 sin 40 इज इक्वल टू t sin 65। सही है। तो बेटा r इज इक्वल टू 72.5
साइन 65 माइनस 40 साइन 40। तो बेटा आर क्या आ रहा है मेरा बच्चा? 40 न्यूटन। देखो बात हुई है कि बेटा मैं जरा थोड़ा पहले शायद दिमाग में मेरे चल रहा था तो मैं आप लोग वो नहीं कर पाए, लेकिन आई गेस इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड और क्लियर मैं नहीं जा सकता, और इससे ज्यादा आसान तरीका भी कोई नहीं है। अब सबको क्लियर है? चलो बस पे ठीक है। अब जरा आओ अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। A particle P travels in a positive direction along a straight line with constant acceleration. सही है। P travels a distance of 52 मीटर। ओके बेटा कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ट्रैवल कर रहा है और कितना डिस्टेंस? 52 मीटर। ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज, ड्यूरिंग द सेकंड सेकंड ऑफ इट्स मोशन एंड अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, 64 मीटर, एंड ड्यूरिंग द फोर्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन फाइंड द इनिशियल स्पीड। अरे भाई बात सुनो, पी ट्रैवल कर रहा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट है भाई एक्सीलरेशन। बस मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू मंच। पी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 52 मीटर ड्यूरिंग द सेकंड ऑफ इट्स मोशन। यानी कि भाई जो टाइम T2 और T1 के बीच का, उस दौरान इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है? 52 मीटर। और एंड द डिस्टेंस ऑफ 64 मीटर ड्यूरिंग द फोर्थ सेकंड, यानी कि जो टाइम इसका फोर्थ सेकंड और थर्ड सेकंड के बीच का, इस दौरान इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है 64 मीटर। फाइंड द इनिशियल स्पीड एंड एक्सीलरेशन ऑफ पी। अच्छा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक काम करते हैं बेटा, सेकंड सेकंड में इसने कितना ट्रैवल करा है? 52 मीटर ना। तो मैं एक बात कह देता हूं कि अगर इसने सेकंड सेकंड का मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा यार, टोटल सेकंड सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर दो क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। सही है ना? तो हम लोग क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है? 52 मीटर ट्रैवल करा है। अच्छा फॉर्मूला क्या है भाई? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार इनिशियल वेलोसिटी तो हमें नहीं पता, सही है। टाइम सेकंड सेकंड में 2 हाफ ए टी स्क्वायर, 1 हाफ ए टी स्क्वायर, अब 1 रख दिया टाइम, तो बेटा हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब बेटा चौथे सेकंड और तीसरे सेकंड के बीच में इसने 64 मीटर ट्रैवल करा है, तो एक बार टाइम की जगह 4 रखा, एक बार टाइम की जगह 3 रखा। सही है, दोनों को माइनस करा तो 64 मीटर आ गया। अब बेटा वी हैव फॉर्म टू डिफरेंट इक्वेशंस। जैसी दो इक्वेशंस आ गई, हमने इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करा, एंड वी विल बी एबल टू फाइंड द इनिशियल एक्सीलरेशन, यानी थ्रू आउट द एक्सीलरेशन एंड द इनिशियल वेलोसिटी। गाइस किसी बच्चे को इस सवाल में कोई मसला? परफेक्ट, ज्यादातर ने नो, सभी ने नो कह दिया। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पी ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स ऑफ इट्स मोशन। अरे यार पहले 10 सेकंड का डिस्टेंस चाहिए। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या आई थी? 43। ए था 5, 6 था, खत्म हो गई कहानी। ए 6 था ना? हाँ 6 था। तो बेटा हमारे पास ये 8 नंबर आ गए। ये तो फ्री के मार्क्स थे यार, 5 2 7। अगला सवाल क्या है इस पेपर का बेटा? वही क्वेश्चन नंबर 4 ही मुझे चैलेंजिंग लगा था, मजे का लगा था। Particles X and Y move in a straight line through the points A and B. Particle X starts from rest at A, okay, and move towards B. At the same instant, Y starts from rest at B, okay. दो पार्टिकल हैं X और Y, ठीक है, थ्रू A and B जा रहे हैं। X स्टार्ट कर रहा है A से एंड मूव कर रहा है टूवर्ड्स B, एंड Y स्टार्ट कर रहा है कहां से? B से। तो भाई ये रहा अगर हमारा X, तो ये रहा हमारा Y, कोई परेशानी नहीं है। At time t second after the particles start moving, the acceleration of x in the direction of AB is this. x की acceleration आ गई भाई, okay. The acceleration of y in the direction of AB is this. ठीक है भाई, ये भी आ गई, acceleration आई है, ठीक है. It is given that the velocities of x and y are equal when they collide. अब ये दोनों जब जाके कोलाइड करेंगे ना, तो इनकी वेलोसिटीज बराबर है। इस दौरान इन्होंने कह दिया है कि जितना डिस्टेंस होगा ना AB का, ये निकालो। तो मैं एक बात कह रहा हूं,
भाई इसकी एक्सेलरेशन है, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, वेलोसिटी निकाल लूंगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो इसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन प्लस सी आया। तो आपको पता है जब टाइम जीरो था वी जीरो था, सी भी जीरो हो गया, ए से स्टार्ट हो रहा है ना ये। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई इसकी, वी एक्स की 60 स्क्वायर प्लस 12t। जहां तक बेटा y की बात है, इसकी एक्सेलेरेशन है, इसको भी मैं इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 24t-8, ये आ गई। अच्छा इसका भी सी जीरो होगा, सेम कहानी। अब इन्होंने कह दिया जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो तब ये कोलाइड कर रहा है। दोनों की वेलोसिटीज की इक्वेशंस को मैंने बेटा कर दिया इक्वेट। सही है। जैसे ही इक्वेट करा, 60 स्क्वायर माइनस 20t, ठीक है। तो बेटा टाइम क्या आ गया, 10/3। बेटा टाइम क्या आ गया हमारा, 10/3। ये जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो मैं एक काम करता हूं कि यार एक्स ने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी होगी इन 10/3 सेकेंड्स में। तो मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाली 10/3 डाल के, फिर वाई की मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। तो बेटा दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास पूरा ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। सॉरी, दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। दोनों मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया। चलो फिर अगला क्या कह दिया, इट इज गिवन दैट इंस्टेड ए बी इज 36। अब ए बी का डिस्टेंस है 36, पहले क्या आया था 37। ठीक है भाई, वेरीफाई दैट एक्स एंड वाई विल कोलाइड आफ्टर 3 सेकेंड। अरे यार ए और बी का डिस्टेंस है 36, तो ये ऐसे ही जाके कोलाइड करेंगे, एस एक्स माइनस एस वाई। सही है। और बेटा ए बी का डिस्टेंस आपने वेरीफाई करना है ना कि 36 है। आपने दोनों की इक्वेशन एस एक्स माइनस एक्स वाई ली, टाइम की जगह आपने 3 डाल दिया। तो देख लो अभी भी क्या डिस्टेंस आ रहा है, 36 प्रूफ हो रहा है। हाँ भाई, इसका मतलब है कि अगर 36 होता है 3 सेकंड बाद कोलाइड कर जाती है। इस सवाल में भी आई गेस किसी बच्चे को एज सच कोई मसला नहीं होगा। यार इसके कितने सवाल हैं, 7 है ना, बस सही 2 है। अच्छा इतने लेकिन मुश्किल रहे भी नहीं है। A car of mass 1750 kg is pulling a caravan of mass 500 kg. ठीक है। The car and the caravan are connected by a light rigid tow bar. The resistance to the motion of the car and caravan are this, okay, respectively. Okay. The car and the caravan are moving along the straight horizontal road at a constant speed of 24. भाई कार इधर है, कैरावान इधर है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू कार देखूंगा तो बेटा टेंशन हमारी इस तरफ है, विद रिस्पेक्ट टू कैरावान देखूंगा तो टेंशन इस तरफ है। लेकिन दोनों पे भाई फ्रिक्शन है, एक की फ्रिक्शन है 650 न्यूटन और इसकी है 150 न्यूटन। अच्छा, अब आपसे इन्होंने कह दिया है कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सीलरेशन 0 है। कार के हिसाब से अगर मैं बात करूं, कार की ड्राइविंग फोर्स होगी आगे, फ्रिक्शनल फोर्स होगी पीछे और टेंशन भी होगी पीछे। अच्छा बेटा ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, पावर अपॉन वेलोसिटी। पावर ही हमसे मांगी है तो आपने बेटा P अपॉन 24 कर दिया। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास थी कार की 650, इधर आ गई। टेंशन अभी हमें नहीं पता। अब मैं बात करता हूँ कैरावैन की। बेटा कैरावैन आगे जा रही है, किस हिसाब से जा रही है, रिजल्टेंट फोर्स ड्राइविंग प्लस टेंशन माइनस फ्रिक्शन। मजे की बात यहाँ पे तो इस कैरावैन की तो ड्राइविंग फोर्स होती ही नहीं है, हाँ लेकिन टेंशन होती है। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, -150। सिंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स 0, तो टेंशन आ गई 150। Once we have the value of t, we are going to substitute this particular value over here. तो बेटा आप पावर निकाल लेंगे 19.2 किलोवाट। अब बात क्या हो रही है, the engine's power is now suddenly increased to 40 kilowatt, obviously फिर एक्सलेट करेगा यार। Find the instantaneous acceleration of the car and the caravan and find the tension in the tow bar। एकदम से क्या एक्सलेशन आएगी, तो भाई वही वाली बात, रिजल्टेंट फोर्स ड्राइविंग माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन, ये तो कैरावान है। अच्छा मैं अभी कैरावान के बारे में क्या बात कर सकता हूँ, भाई इसकी तो कोई ड्राइविंग फोर्स होती नहीं है तो 0 रख दिया। अब एकदम से इसने एक्सीलेट होना है तो ma रखा, यानी 500a। और फ्रिक्शन फोर्स इस पे 150 थी, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, t इज इक्वल टू 500 प्लस 150, 500a प्लस 150। एज फार एज कार इज कंसर्न बेटा 40 किलोवाट हो गई है। और उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 24 थी, कहीं पे लिखा है ना ये 24 के टाइम पे इसने एकदम से अपनी पावर बढ़ाई है ना। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स ड्राइविंग माइनस फ्रिक्शन माइनस टेंशन।
पावर अपॉन वेलोसिटी, पावर इन्होंने कर दी थी कितनी, 40,000 डिवाइड बाई 24 माइनस 650 माइनस टी 1750 एम ए। तो बेटा ये जब दो इक्वेशन बनी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करा, तो एक्सीलरेशन आ जाएगी इन दोनों गाड़ियों कंबाइंड बॉडी की। फिर उसके बाद अगला पार्ट, टेंशन भी है ना बेटा, वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन टेंशन भी निकाल लेंगे आप। और मार्क्स इसके बेटा कितने दे दिए अभी तक, 5 2 7, और बहुत सिंपल था ये। अब आया थोड़ा सा गेम, लेकिन ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है गाइस। लिसन, द कार एंड द कैरावन नाउ ट्रैवल अप अ स्ट्रेट हिल inclined at an angle of sin inverse of 0.014। अरे भाई अगर ये एंगल है आपके पास टू द हॉरिजॉन्टल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v, अब कांस्टेंट स्पीड हो गई, मसला ये है कि भाई कांस्टेंट स्पीड है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई। द कार्स इंजन इज वर्किंग एट 31 किलोवाट, चलो भाई यानी कि 31,000 अपॉन v कोई वेलोसिटी होगी। द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द कार एंड द कैरावान आर अनचेंज्ड, दोनों की रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे फर्क अब क्या आएगा, स्लाइडिंग फोर्स आएगी दोनों की, कार की भी कैरावान की भी। अब मसला ये मैं अल्फा कैसे निकालूं। देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, एंगल जब भी हमें चाहिए होता है बेटा, साइन थीटा इन्होंने कह दिया है, अच्छा सॉरी, थीटा इन्होंने क्या कह दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 0.14। तो बेटा साइन थीटा क्या हो जाएगा गाइस, 0.14 हो जाएगा। सही है बेटा, साइन थीटा क्या हो गया, सीधा सीधा 0.14 हो गया। तो आपको पता है बेटा कार का अपना जो स्लाइडिंग फोर्स होगी वो क्या होगी, 1750 साइन अल्फा, कैरावान की क्या हो जाएगी 5000 साइन अल्फा। सही है। अच्छा फ्रिक्शन सेम है, तो यार अब मेरी एक बात सुनो, अब अगर मैं कार की बात करूं, कार की रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपवर्ड माइनस फ्रिक्शनल फोर्स माइनस टेंशन माइनस स्लाइडिंग फोर्स। तो भाई यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स हो गई जीरो। ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी पावर अपॉन वेलोसिटी, पावर क्या है 31,000, वेलोसिटी हमें नहीं पता भाई इसकी, फ्रिक्शन इसकी थी 650, टेंशन अब हमें नहीं पता अब करंट इन क्या टेंशन है, और स्लाइडिंग फोर्स क्या हो जाएगी बेटा 17,500 साइन अल्फा। ठीक है मेरा बच्चा, और मैं फिर इसको लिख सकता हूँ 31 1 2 3 अपॉन वी माइनस 650 माइनस टी माइनस 17500 इंटू 0.14। तो बेटा एक इक्वेशन बना दूंगा मैं कार की, एक इक्वेशन बनाई मैंने कार की। सही है। फिर मैं बात करता हूँ कैरावैन की, ये जो है ना हमारी, तो भाई ये ऊपर जा रही है विद सम रिजल्टेंट फोर्स, इसको ऊपर क्या खींच रही है, टेंशन, नीचे क्या चीज है, फ्रिक्शनल, और इसके अपने स्लाइडिंग फोर्स 5000 साइन अल्फा। तो भाई बात सीधी है, ये भी एक्सलेट नहीं करी, कांस्टेंट स्पीड है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, टेंशन माइनस 150 माइनस 5000 इंटू 0.14। तो आप टेंशन निकाल लेंगे इसकी, 850 आ गई, यहाँ पे टेंशन डाल दी, तो बेटा आप आराम से बैठ के वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये 3 नंबर भी दे दिए, फ्री फंड क्या है ये। ठीक है, अगला आखिरी सवाल है, फिर बेटा आप लोग की क्लास मैं आज की एंड कर दूंगा। यहां पे क्या हो रहा है, पार्टिकल of masses 1.5 kg and 3 kg lie on a plane which is inclined at an angle of alpha to the horizontal। ठीक है भाई, tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। यार अगर देखो अल्फा है, ये 3/4 है, तो ये 5 हो जाएगा, तो नेचुरली बेटा साइन अल्फा क्या हो जाएगा यार 3/5, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 4/5, ये अपने जहन में रख लिया करो। सही है। फिर उसके बाद द सेक्शन ऑफ द प्लेन फ्रॉम ए टू बी इज स्मूथ, ये सब स्मूथ है, तो कोई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। एंड द सेक्शन ऑफ द प्लेन फ्रॉम बी टू सी इज रफ, यहाँ पे रफ है तो बेटा फ्रिक्शन आ जाएगी, खैर है। द 1.5 kg पार्टिकल इज हेल्ड एट रेस्ट एट ए, यहाँ पे बेटा रेस्ट पे है। सही है। एंड 3 kg पार्टिकल इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, 3 kg का जो पार्टिकल है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। ओके कोई मसला नहीं है। अच्छा ये तो बेटा डेफिनेटली स्लाइड करेगा ना यार, स्मूथ प्लेन है।
द डिस्टेंस ए बी इज एक्स, ठीक है भाई, एंड द डिस्टेंस बी सी इज 4, ठीक है भाई. शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल बी एंड द प्लेन इज 0.75. अरे यार, अगर इसने रेस्ट पे रह रहा है, ये रेस्ट पे रह रहा है, तो मैं एक बात कहूंगा कि यार इसकी जो स्लाइडिंग फोर्स है वो बराबर है किसके, फ्रिक्शन फोर्स के. अच्छा बेटा, स्लाइडिंग फोर्स क्या हो जाएगी, 30 साइन अल्फा. फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, म्यू आर. बेटा 30 साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू 30 कॉस अल्फा. सही है बेटा. 30 तो गया जन्नत में. साइन अल्फा क्या है, हमने निकाला था 3/5. कॉस अल्फा हमने क्या निकाला था, 4/5. 5/5 जन्नत में गया बेटा. म्यू क्या आ गया, 3/4 विच इज 0.75. मार्क्स देखो कितने दे दिए, 3. इतने से काम किए इन्होंने, मार्क्स 3 दे दिए, कोई परेशानी नहीं है. फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है, द 1.5 kg पार्टिकल इज रिलीज्ड. अब ये रिलीज हुआ है, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट. इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई. इन द सब्सिक्वेंट मोशन द टू पार्टिकल्स कोलाइड एंड कोलेस. जब टकराएंगे तो कोलेस हो गए, एक सिंगल बॉडी बन गए. एक का मास 3 और एक का 1.5 है, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है यहां तक. अब यहां पे क्या हो रहा है, द टाइम टेकन फॉर द कंबाइंड पार्टिकल्स टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी इज, ये वाला टाइम है बेटा 2 सेकेंड. अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शन भी थी. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कंबाइंड पार्टिकल इज स्टिल 0.75. यानी कि जब नीचे जा रहे होंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कंबाइंड पार्टिकल का मास है 4.5. सही है. अच्छा, पहले तो मैं देखूंगा ए से बी जब आएगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी से हिट करेगा. पहले मैं वो वेलोसिटी निकालने की करता हूँ, ठीक है मेरा बच्चा. मैंने कह दिया यार ये एक्सलेट करेगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जब ये जाके हिट करेगा. सही है. अब ये जब जाके हिट कर रहा है ना ये, तो हम लोग इतना जानते हैं कि बेटा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कंबाइन की, वो हमें देखनी है ना बेटा. 1.5 यूए इंटू 3 इंटू 0 इंटू 2. अब मसला ये है कि मेरे पास ये 2 कहां से है, ये नहीं मुझे पता. तब मैं एक बात कहूंगा कि भाई देखो, इसे यहां से यहां पहुंचने में 4 मीटर में एक्सीलरेशन जब 0 है तो टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड. अब बच्चे कहते हैं सर ये आपको कैसे पता कि एक्सीलरेशन 0 है. मैं कहता हूँ यार बड़े आराम से निकलेगा. बी टू सी जब ये मूव कर रहा है कंबाइंड पार्टिकल 4.5 kg का, तो मूव करेगा विद सम रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, स्लाइडिंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स होती है एमए. स्लाइडिंग फोर्स हो जाएगी 45 साइन अल्फा. फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी म्यू आर. म्यू 45 कॉस अल्फा. म्यू की वैल्यू 0.75. तो बेटा एक्सीलरेशन क्या आ गई, 0 आ गई. अब भाई इसकी अगर एक्सीलरेशन यहां से यहां 0 है और टाइम कितना है, 2 सेकेंड है, तो हम लोग क्या ये निकाल सकते हैं कि किस स्पीड से आ गया. तो बेटा आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. दिस मीन्स कि किस स्पीड से है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड से. यानी कि आफ्टर दे बिकेम कोलेस इनकी ट्रैवलिंग स्पीड क्या है गाइस, 2 है. तो बेटा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो बेटा इनिशियली जब ए टकराता है तो उस वक्त उसकी स्पीड होती है 6. अब भाई उसकी अगर यहां पे जाके स्पीड हो गई है 6, एक्सीलरेशन है 6, डिस्टेंस है x, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो मैं ये नहीं निकाल सकता v² माइनस u² इक्वल टू 2as. एंड आराम से आपके 6 की वैल्यू आ गई 3. फिर ये सवाल में बेटा मेरा ये एक बच्चा काम का फंसा था, ये क्योंकि मेरी राइटिंग में है ना, तो ये बच्चा ये इस वाले सवाल में भी फंसा होगा. फिर उन्होंने क्या कह दिया, फाइंड द टोटल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द टाइम वन from the time the 1.5 kg particle is released until the combined particles reach at C. अब ये कह रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जीज निकालो. या देखो मेरी बात सुनो, ए एक हाइट पे है, सही है. ए की हाइट अगर ये बेटा 3 आ गई, ये 4 है, तो ए की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, 7 साइन अल्फा होगी. पूरा तो बेटा 7 है ना. तो बेटा इसकी कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी mgh 63 जूल्स है. जो बेटा बी की पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, एम जी एच
वो क्योंकि इनिशियली 4 मीटर पे था, तो इसकी हाइट क्या है बेटा, 4 sin अल्फा है। इसकी भी निकाल ली। अब बेटा टोटल लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स क्या है, 135 है। टोटल लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दोनों का आपने ऐड कर दिया। अब बात यहां पे क्या हो रही है, ए अपनी कोई भी एनर्जी नहीं लूज कर रहा जब तक वो बी से नहीं ऐड करता, क्योंकि बेटा इसकी जितनी भी पोटेंशियल यहाँ पे लूज हुई है ना यहाँ से आने में, वो सारी की सारी काइनेटिक में पहुंच चुकी है। लेकिन हाँ, जब ये कंबाइंड पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, सही है, तो ये किसी वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो उसकी भी तो कोई ना कोई एनर्जी होगी। सही है, ½ mv²। मास इनका कंबाइन का क्या था, 1.5 + 3, और वेलोसिटी इनकी कितनी थी, 2, तो 9 जूल हो गया। तो बेटा टोटल लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, 135 - 9, विच इज व्हाट, 126 जूल्स। दैट्स इट। ये इतना सिंपल था क्वेश्चन। लेकिन बात वही है कि बेटा इसको समझने में थोड़ा सा बच्चों को टाइम लगता है। लगा भी कोई मसला नहीं बेटा, अब आई गेस क्लियर होगा। गाइस सब साथ हो मेरे। बस यार मैं फिर आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ।